नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत, बड़े सारे विश्लेषण आ रहे हैं कि ये हो रहा है, ये शर्तें होंगी, ये होगा तो ये मान लेंगे, ईरान बोलेगा तो ये मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे, अमेरिका ये देगा, ये नहीं देगा। पर देगा तो तब जब अमेरिका का इरादा सीज फायर को आगे बढ़ाने का होगा, शांति का होगा। तो आप कहेंगे इरादा नहीं था तो इतना पीछे पड़ पड़ के डोनाल्ड ट्रंप काहे के लिए बातचीत की टेबल पे लेके आया है। लेकिन दिख कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की असल मंशा क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब यक्ष प्रश्न है। इस सवाल का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है। आज हम इसी को थोड़ा सा समझेंगे, इन सारी बातचीत से दूर जो दुनिया भर की पंचायत चल रही है चैनलों पे, यहाँ वहाँ विद्वान लोग कर रहे हैं। हम सीधी सीधी देसी तरीके से समझेंगे कि होने क्या वाला है, ईरान किस पोजीशन में है, अमेरिका क्या खेल कर रहा है, इस बातचीत के पीछे पीछे कुछ साजिशें तो नहीं चल रही है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। हमारी जिंदगी में हम रोज एक डील करते हैं, बहुत सारी डील करते हैं। कहेंगे डील, हाँ, नेगोशिएशंस, बातचीत करते हैं। कहाँ करते हैं? जाते हैं ना सामान खरीदने बाजार में, वो कह रहा होता है 200 रुपये का, 150 देंगे भाई साहब, लेना है तो लो। कई बार आपको पता चलता है कि 400 मांग रहा था और हमने 100 रुपये ऑफर किए और उसने झट से दे दिया। सब्जी वाले से बोलते हैं भैया ऐसा है ना कि तुम्हारा ये बचा हुआ है तो अब तुम इसको 30 रुपये पाव दे दो हमको, अभी तक तुम 40 रुपये मांग रहे थे। यही करते हैं ना आप। तो इस बीच में, इस पूरे नेगोशिएशन में आप एक चीज़ और करते हैं, क्या, जो कॉमन है, जो सब्जी वाले के केस में भी नॉर्मल है, कपड़े वाले के केस में भी नॉर्मल है और सब जगह नॉर्मल है, कि जैसे ही उसने कहा और आपने कहा भैया देना है तो उतने का दो, उसके बाद एक एक्टिंग करते हैं आप ये बताने की कि अब हम इंटरेस्टेड नहीं है इस डील में भाई, तेरे को देना है तो दे दे, वरना हम ऐसे ग्राहक हैं जो हाथ से गए। तो क्या करते हैं हम, चलने लगते हैं उसकी दुकान से। और दुकान वाला कई बार पीछे से आवाज़, अच्छा आ जाओ, ले जाओ ले जाओ। और कई बार कहता है कि ठीक है जाना है तो जाने दो। फिर आप लौट के जाते हो, देख लो भैया बता रहा हूँ आखिरी में, चलो 10 रुपये और ले। ये होता है ना। तो निगोशिएशन में ये जो नखरे हैं, ये अपनी इंपॉर्टेंस जताने की कोशिश है। वो नखरे एक हद तक तो अच्छे लगते हैं। अगर आप दुकान वाले को गाली देने लगेंगे, अगर दुकान वाले को हड़काने लगेंगे कि भाई दे रहा है तो दे आलू 40 रुपये का, वरना तेरी दुकान पड़ी दिखाई देगी, तो क्या होगा, आलू की तरह कचालू देगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे नेगोशिएशन में जो भूमिका दिख रही है, उसको आप इस सौदेबाजी के साथ देखेंगे। हम अगर इसको बारीकी से देखें तो एक आदमी को डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है अमेरिका से और कहा भाई जाओ सौदा निपटा के आओ। वो है जेडी वांस। उसके साथ में 2 आदमी और भी भेज दिए हैं। एक तो अपना दामाद, जो हर जगह डोनाल्ड ट्रंप उसी को लगा, माँ भाई इसको ले जाओ, हर जगह वही रहता है, कुशनर। याद कीजिए सारी जितनी आपको चीज़ें मिलेंगी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई अजीब अजीब, उस सब में वही एक सलाहकार महोदय आगे आगे चलते हैं। तो दामाद जी को भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब दामाद जी ये डील जो कर रहे हैं, तो उसमें जो डील का हेड है कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री, स्पीकर साहब और लंबा सा प्रतिनिधिमंडल, लोग बता रहे हैं कि 170 आदमी आए और ये सब लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत में नखरेबाजी चल रही है। ईरान कह रहा है मैं तो इनसे बात नहीं करता, अमेरिका कह रहा है मैं भी बात नहीं करता। तो बोले ठीक है आप बात मत करो, आप मुझे बता दो, हम इनको बोल देंगे। तो भाई भाई में लड़ाई होती है ना बचपन में, क्या होता है, लोग बागों से कह दो मेरा 20 रुपया लौटा दें, दूसरा बोलता है
लोग बागों से कह दो मेरे कपड़े ना छुएं, आपस में बात नहीं करते हैं, बस चिल्ला के हवा में बोलते हैं। और मम्मी को सुना रहे होते हैं, कभी मम्मी को कहते हैं मम्मी इसको बोल दो यार ये मेरा ये काम नहीं करेगा, वो बोला आपस में झगड़ा है। तो ऐसे ही अमेरिका और ईरान कर रहे थे। एक कमरे में ईरान बैठा हुआ है, एक कमरे में अमेरिका बैठा हुआ है, और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उनको बोलो कि भैया ये बात हो सकती है, फिर वो कह रहा है उनको बोलो कि ये बात हो सकती है, अलग अलग कमरे में। अब 79 में जब वहाँ पे पूरा ईरान में क्रांति हुई थी, उसके बाद से इस लेवल की कोई बातचीत ही नहीं हुई है ईरान से, सोचिए। और अमेरिका को इस बातचीत की टेबल पे आना पड़ा है, बल्कि आना ही नहीं पड़ा, वो ईरान के पीछे पड़ गया, आओ आओ आओ, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, बातचीत करो। तो बाद में हुआ ये, बहुत घंटे हो गए अब, तो उन लोगों ने कहा यार चलो ठीक है यार, अब बहुत हो गया यार, तुम जाते हो वहाँ से पर्ची लेके आते हो, हम पर्ची भेजते हैं, आओ सामने बैठ के बात करते हैं। तो आमने सामने बैठ के दोनों ने बात की और ये इतिहास बन गया। अभी तक इतने बड़े लेवल पे दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। इससे पहले ओमान में भी जब बातचीत हुई थी तब भी इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट आया वो अमेरिका का। तो ये वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसको समझिए। ये वाइस प्रेसिडेंट वो आदमी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल बाद, 2 सवा 2 साल बाद राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, पहली चीज। दूसरा, ये व्यक्ति जानता है कि अमेरिका में वोट लेने हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिखे मिले थे, तो ये बात करो कि सानूकी अमेरिका के अलावा हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इस विचार को मन में धारण करके जाओगे तो उनका जो वोट बैंक है वो वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा। यानी सीधे सीधे अमेरिका फर्स्ट चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहिए, इजराइल के लफड़े में नहीं पड़ने का है, ये उनकी बीमारी है डेमोक्रेट्स की, है ना। ये थॉट दे रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा जेडी वांस पूरे मामले में पहले दिन से बहुत खुल के आगे आगे बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप की भाषा नहीं बोल रहे हैं। तो जब वो वहां से आता है तो ये समझा जाता है कि इन लोगों की जो बातचीत होगी उसमें थोड़ा सा खुले दिल से वो बातचीत करेगा। अब इस बातचीत के बीच में जब आप देखते हैं तो एक सिचुएशन दिखाई देती है जो बहुत गौर करने वाली है। वो सिचुएशन ये है कि ये आदमी आके पहले खबर आ जाती है कि समझौता हो गया है एक हद पे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो खोल देगा ईरान, और अमेरिका उसके जो पैसे इन्होंने हड़प रखे हैं ना सारे के सारे नेगोशिएशन के बीच में, और जब सैंक्शन लगा दिए थे, जब अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो कहता है इनके पैसे हड़प जाओ, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो पड़े हुए हैं कतर के पास में और कुवैत के पास में। तो अमेरिका पहले ही कह चुका है कि इनको आप पैसे देना शुरू करो, दे चुका है, कह चुका है, तो ये बड़ा क्लियर था। दूसरा, ईरान पहले ही बोल चुका था कि भाई हम अपना जो यूरेनियम है वो रूस को दे देंगे और अपना जो संवर्धन बंद कर देंगे। इस पर बातचीत पहुंच गई थी ओमान में। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि बातचीत सफल ना हो जाए, निगोशिएशन सफल ना हो जाए, इसलिए युद्ध छिड़ा गया, और अब युद्ध बंद करना है इसलिए निगोशिएशंस हो रहे हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है। तो इस सिचुएशन के बीच में इन्होंने ये मान लिया कि पिछले निगोशिएशंस में इजराइल अपने परमाणु ईंधन देने को तैयार हो गया था, जो उसका यूरेनियम है जिसको उसने शुद्धिकरण किया हुआ है, एनरिच्ड यूरेनियम, तो वो देने को तैयार हो गया था। तो अब ये मान के चल रहे थे कि हम हारमुज को जो है वो ये खोल देगा, यूरेनियम दे देगा, हम इसके पैसे रिलीज कर देंगे, हारमुज पे भी नहीं बल्कि पैसे रिलीज कर देंगे और ये हमको यूरेनियम दे देगा, यहाँ पे जाके बात निकल आएगी। ये चला गया था मैसेज। अब आप सोचिए अगर इतनी सफलता बातचीत शुरू होने से पहले मिल जाए तो क्या होगा। एक पेट है दुनिया में, एक अकेला पेट, उसमें गुड़ शुरू हो जाए। वो पेट है नेतन्याहू का पेट, इजराइल का पेट। और जब इजराइल के पेट में दर्द होता है तो ट्रंप की गर्दन पकड़ता है, और जैसे ही ट्रंप की उसने गर्दन पकड़ी, सबसे बड़ा कांड ट्रंप ने कर दिया, यानी इस वार्ता को पटरी से उतारने का। पहले तो पटरी से उतारने का काम उन्होंने किया, अब डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेंटकॉम को कहा, सेंट्रल कमांड को, कि आप जो है यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये इनको भेज दिया गया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर। ऐसा अमेरिका ने दावा किया कि भैया हमने भेज दिया वहाँ पे। और वॉर शुरू होने के बाद पहली बार ये घुसा है। अब आप सोचिए, एक युद्ध से बचने वाला, एयर डिफेंस सिस्टम वाला और बारूदी सुरंग नष्ट करने वाला जहाज ईरान की सीमा में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को उल्लंघन करते हुए घुसा दिया जाए, तब जबकि बातचीत चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत पटरी से उतार दो, और बातचीत पटरी से उतर जाएगी तो आतिशबाजी फिर शुरू हो जाएगी, थोड़ी इधर से थोड़ी उधर से। ईरान ने कहा, तुरंत वार्निंग दी, पाकिस्तान से कहा इनको बोल दो आधे घंटे के अंदर अगर ये बाहर नहीं निकले हम मिसाइल छोड़ देंगे इनके ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे, वी आर नाउ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग आउट द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एंड एज अ फेवर टू द वर्ल्ड, दुनिया की मदद करने के लिए, हम बारूदी सुरंग हटाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक संदेश खतरनाक, जिस संदेश से ईरान चिढ़ जाए और हमला कर दे। ये कौन करवा रहा होगा? नेतन्याहू। नेतन्याहू के पास क्या है? मोसाद के पास क्या है? हनी ट्रैप है। और वो आदमी ब्लैकमेलर था, हनी ट्रैप करता था, जिसका नाम एप्स्टीन था। उसके पास बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड थे और ब्लैकमेलिंग करता है ये भी रिकॉर्ड पे है। और उसके पास जिन लोगों की फ़ोटो हैं, उस फोटो में माननीय ट्रंप साहब का भी फ़ोटो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने कुछ गलत किया है या नहीं किया है, लेकिन एक सीक्वेंस बनती है कि एक नेतन्याहू का मोसाद, और मोसाद का एप्स्टीन, और एप्स्टीन के बाद बहुत सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। एप्स्टीन से संबंधों के अनेक फोटोग्राफ निकले हैं, बीवी बच्चों समेत। तब एक प्रश्न मन में आता है, अनुत्तरित प्रश्न है, कि ये जो कांड हो रहा है, यात्रा को पटरी से उतारने का, फौज भेजने का, क्या ये कांड नेतन्याहू ने करवा दिया? लेकिन बात यही नहीं रुकती है। ईरान ने कहा कि ये सीज फायर का वायलेशन है, शिपिंग डाउन है। लेकिन ईरान ने एक और काम किया, और वो एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अब पता नहीं ये स्टेटमेंट भर है या सचमुच ऐसा हुआ है, कि वो आए थे हार्मुज में घुसने के लिए, उनको वार्निंग दी गई टपका देंगे, तो वो वापस लौट गए। इनका कहना है कि हम अंदर घुस गए। तो एक एस्केलेशन ये हुआ, और ये इसलिए हुआ कि ये भड़क जाए। दूसरा, लेबनान के मामले में सीज फायर का मसला है। डोनाल्ड ट्रंप पलट चुके हैं, आप जानते हैं। पहले ये जानते थे, उन्होंने खुद रीट्वीट किया, जिसमें यह था कि लेबनान में शांति हो जाएगी, उसके बावजूद इसने वहाँ तबाही की। अब जब पूरा मसला चल रहा है, टॉक्स चल रही है, तो इजराइल फिर लेबनान पे, साउथ लेबनान पे इसने फिर मिसाइल गिराई हैं, और फिलिस्तीन के कुछ हिस्से में भी इसने अटैक किए। यानी ये इजराइल अपनी तरफ से प्रोवोकेटिव कार्रवाई कर रहा है। और ये चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ये बताती हैं कि किसी भी तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग टूटे, माफ कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बने और ये वार्ता टूट जाए। कितना जोर से उस पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी जो नेतन्याहू का है। ट्रंप की लगातार धमकियां इस बातचीत के बीच में आती रहीं। एक तरफ आपका वाइस प्रेसिडेंट, उसको मिड टर्म की भी चिंता है कि मिड टर्म इलेक्शन अगर ट्रंप के हाथ से गया, पूरे चांसेस हैं जाएगा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था वो भी खिलाफ हो गए, तो ये केवल मिट्टी का माधो बन जाएंगे। उस जेडी वांस को चिंता है, उसको ये भी चिंता है, ये तो कर जाएगा, रायता फैला जाएगा, मेरा नंबर जब आने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का, तब मैं क्या करूंगा। तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पटरी से उतार रहे हैं पूरी की पूरी बातचीत को। अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है, उसका राष्ट्रपति पटरी से उतारना चाह रहा है। हालत ये है कि वो उसने बहुत सारी सार्वजनिक रूप से
धमकियां दी हैं। इस बीच में कह रहा है कि हार्मुज के अंदर से खाली टैंकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं हमारा स्वीट ऑयल खरीदने के लिए। ये दुनिया को पता है कि वो तेल बेचने के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा है डोनाल्ड ट्रंप, और वो बता रहा है कि मेनी नेशंस आर हेडिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अमेरिका टू लोड अप विद ऑयल, क्योंकि वो कह रहा है हमारे पास बहुत तेल है, जिसको लेना ले जाओ। और ट्रंप जो है दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम आपका फेवर कर रहे हैं और माइंड लिंग स्विच। अभी आपको पता है ये जो हरमुज का कांड क्या है, इसको समझते हैं पहले, थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। हार्मुज में अगर टैंकर निकल गए, मैं लगातार कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप बातचीत में उलझा के चाहता है कि वहाँ से एक बार निकल जाए टैंकर, खाली हो जाए बस फारस की गाड़ी, तब नंगा नाच करेगी अमेरिका की फौज। और ये बात ईरान ट्रंप से ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए जब हार्मुज को खोलने की बात हुई तो उन्होंने कहा खोल दे रहे हैं। चीन के शिप चले गए, 2-4 अपने अपने लोगों के शिप छोड़ दे रहा है, सबको नहीं जाने दे रहा है और पैसा भी वसूल कर रहा है। अभी कहा गया कि भाई बढ़ाओ रफ्तार, तो बोले साहब देखो ऐसा है कि रफ्तार तो हम बढ़ा देंगे, पर हमको ये नहीं पता कि अंदर माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, हम भूल गए लगा के माइंस। अब माइंस लगाएंगे, हटाएंगे धीरे धीरे, तभी जाके ट्रैफिक निकलेगा। क्यों चाहता है कि 2 हफ्ते का टाइम है, इस बीच में ये यहीं खड़े रहें, क्योंकि इस 2 हफ्ते के बाद में फिर से अगर इसने कुछ हरकत की तो ये एक तरह का फारस की खाड़ी में खड़े हुए जो टैंकर हैं वो कवच है। अमेरिका फिर वहाँ पे उस जगह से हमले नहीं करेगा। और ये ईरान की ताकत भी है कि जब तक हार्मुज अटका हुआ है तभी तो ये सलाम कर रहे हैं, तभी तो इनकी महंगाई बढ़ रही है। अभी इनका इन्फ्लेशन का डाटा भी आ गया, महंगाई काफ़ी बेतहाशा बढ़ गई है। तो वो सारी चीज़ें, इनकी जीडीपी की रफ्तार भी कम हुई है, मेरे ख्याल से 0.5% हो गई, 3.5%, जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो वहाँ पे अटका के रख रहा है। तो ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में ईरान पे अजीब अजीब आरोप कि वो जो है लूजिंग बिग, प्रेज भी अल्लाह, वो सब तो आपको पता ही है। तो इस सारी चीज़ के बीच में एक और चीज़ भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार जो खुड़पेच कर रहे हैं, इस खुड़पेच के बीच में अब आप समझिए ईरान का दिमाग। ईरान ने 10 मांगे रखी हैं, ये 10 मांगे अमेरिका के लिए सरदर्द बन गई हैं। सरदर्द कैसे? जैसे कि आप अगर हार्मुज को खुलवाएंगे, वो तो कह रहा है हार्मुज नहीं खोलूंगा, अब 10 की 10 मांगे, अमेरिका कहेगा हम नहीं मानते। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इसी 10 मांगों पे बात होगी, हमारी छोड़ दो, केवल ईरान वाली नहीं मानते तो कहे तो दुनिया कही वही तूने बातचीत करने क्यों बुलाया था। भाई बातचीत करोगे तो 10 में से 5 तो मानोगे ना, कौन कौन सी 5 मानोगे? अब उसमें से मांगे सुन लीजिए। 5 मांगे तो ईरान ने सीधी ऐसे रख दी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप मान ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ से मिडिल ईस्ट से सारे के सारे अपने अड्डे हटा लो, अमेरिका अपनी सैनिक उपस्थिति हटा ले वहाँ से। अमेरिका हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो एक मांग तो वो मानेगा नहीं। दूसरा, वो ये कहेगा कि साहब हार्मुज खाली कर दो, तो बोले आप नहीं हटाते तो हम हार्मुज खाली नहीं करेंगे। यानी एक कंडीशन है। और दूसरा, ईरान को समझ में आ गया कि हार्मुज मेरी पावर है। अब इसके बाद तो और समझ में आ गया, तो किसी भी तरह से हार्मुज को अपने पास रखेगा, इधर से रखे या उधर से रखे। तो हार्मुज के रखते हुए जाहिर बात है कि फिर अमेरिका कहेगा ठीक है भाई, फिर हमारी इतनी तो मान लो यार, हमारे वहाँ पर अड्डे बने रहने दो। तो एक बीच का रास्ता निकल आएगा, भाई सैनिक कम कर लो या ये कम कर लो वगैरह वगैरह। दूसरा, पैसे वाला मसला। अगर वो कहेगा कि तुम हार्मुज से पैसे वसूल नहीं करोगे, ईरान इस पर मान सकता है। ये पैसे वसूल करना तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ठीक है भाई, नहीं पैसे वसूल करेंगे, कंट्रोल तो हमारा रहेगा ना, लेकिन हम आगे पीछे जब जो चाहे कर सकते हैं। तो तुम हमको दे दो हर्जाना वॉर का, वो पैसे तो जो आपने सैंक्शन लगा के जब्त किए हुए हैं वो तो दे ही दो, हमको हर्जाना दो। हर्जाने की भी मांग है कि जो तुमने हमारा नुकसान पहुंचाया उसका हर्जाना दो। अब अगर तुमने ये कहा कि हरमुज में पैसे वसूल मत करो, तो कहेगा हर्जाना दो। अब आप हर्जाना उसको दोगे अगर, तो वियतनाम कहेगा भाई हमको लाओ, अफगानिस्तान कहेगा हमको लाओ, एक को दिया तो हमको भी दो, हमको भी तो बर्बाद किया तुमने।
तो ये तो अमेरिका के लिए सरदर्द हो जाएगा। आने वाले समय में यहाँ पे भी वॉर करेगा, लोग कहेंगे पैसा दो। तो अमेरिका ये नहीं कर पाएगा, और जब ये नहीं कर पाएगा तो कहेगा ठीक है भाई, हरमुझ से वसूल लो। वो तो कई बार ट्रम्प कह चुका है मिलजुल के लूटते हैं दुनिया को, आओ। इसके अलावा जो लेबनान वाला मामला है, उस मामले पे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा? क्योंकि इजराइल की हरकतें ऐसी हो रही हैं। तो ये सिचुएशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अटक गई हैं। नॉन एग्रेशन पैक्ट, आप हम पे हमला नहीं करोगे भाई साहब। और ये जो बात नहीं है आप हम पे हमला नहीं करोगे, इसके अंदर एक चीज़ और निहित है, क्योंकि इसमें आखिरी में बोला हुआ है कि तुम्हारी तो हमको भरोसा ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बातें कुत्ते खिलाते हैं। अब गारंटी लेके आओ, यानी या तो संयुक्त राष्ट्र को एक गारंटी दे और या फिर चीन गारंटी दे। फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। यानी वो इस मामले में इस बात को मानने को तैयार हैं कि मानने को विवश होंगे, मजबूर होंगे, क्योंकि ये जो ईरान है ये महाशक्ति बन गया यहाँ की, क्योंकि वो टर्म तय कर रहा है। इसके साथ साथ वो यूरेनियम वाला जो मामला है, एनरिचमेंट वाला, उस अधिकार को कह रहा है कि हमको ऑफिशियली परमिशन दो कि हम यूरेनियम का संवर्धन कर सकते हैं। अब अगर आप उसको ये परमिशन देते हो तो उसको परमाणु शक्ति बनने को आपने अलाउ कर दिया, और अगर नहीं भी देते हो और ये कहता है वो कि मैं जो परमाणु का संवर्धन करके अभी मैं रूस को दे रहा हूँ और आगे के लिए मैं शांतिपूर्ण इस्तेमाल वगैरह जो भी करना करूँगा, तो भी आप उसके परमाणु यूज लेजिटिमेट होंगे। आप उसको ये नहीं कह सकते छिपा के कर रहा है। इसी तरह से जो बड़ी चीज़ है सैंक्शन वाली, प्राइमरी सैंक्शन और सेकेंडरी सैंक्शन, दोनों की बात। प्राइमरी सैंक्शन मतलब जो ईरान पे लगा हुआ है, सेकेंडरी सैंक्शन जो ईरान से दोस्ती करेगा वो हमारा भी दोस्त नहीं होगा, इस टाइप का। मतलब ईरान से कोई सामान खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। भारत इसलिए तो डर के मारे नहीं खरीद रहा है ना, उसको हटाने की बात। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो खतरनाक तरीके से उसने बातचीत में इनको उलझा के रखा हुआ है। अब इन 10 में से कोई तो एक मानोगे, नॉन एग्रेशन पैक्ट अगर मानोगे कि भैया अब हमला नहीं करोगे, आप मानना ही पड़ेगा वो, उसके बगैर वो मानेगा ही नहीं कि फिर पागल। तो क्या होगा कि अमेरिका कहेगा ठीक है भाई, पैक्ट वैक्ट करके निकल जाएगा शांति से मध्यावधि चुनाव, क्योंकि टेंशन है, महंगाई बढ़ रही है, प्रेशर है, मध्यावधि चुनाव में तमाम सारी बातें। नेतन्याहू अलग चक्कर में, क्योंकि नेतन्याहू पे कल से फिर मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है। अब नेतन्याहू जेल ना चला जाए तो वो कह रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके खुड़पैच कर दो। अब खुड़पैच हो नहीं पा रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भी बातचीत को खराब करने में लगा है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिए, एक तो ये हो गया एग्रेशन वाला, हरमुज वाला हो गया। अब इसको जो है वो नियंत्रण छोड़ेगा नहीं ईरान, और अगर उसका नियंत्रण छुड़वाते हो तो वो दूसरी कंडीशन को ही मनवाएगा, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं भैया तुम यहाँ से मिडिल ईस्ट से झोला वोला उठा के चल दो तो हम हरमुज के नियंत्रण छोड़ देंगे, तो तुम उठोगे नहीं, जाओगे नहीं। हालांकि एक अलग बात है कि लॉन्ग टर्म में इनको जाने जाना है, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये कहेंगे भाई साहब हमारे यहाँ से दुकान हटाओ अपनी, आप बहुत बड़ा टेंशन हो, क्योंकि आपके भरोसे हम नहीं रह सकते, हमको दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच में तैयारी भी चल रही है, और इन सारे प्रस्तावों को जो आप देख लीजिए इसमें सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन जो तैयारी चल रही है, खबर आई है CNN की कि चीन इस पूरी बातचीत का आधार है। वो पाकिस्तान को बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और किसी तरह से बातचीत सफल होनी चाहिए। उधर तुर्की अलग पाकिस्तान पे दबाव बनाए हुए है। तो एक सिचुएशन ये बन रही है कि पाकिस्तान की इस बातचीत को 4-5 लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और अमेरिका और ईरान में वो किसी भी हालत में समझौता कराने के लिए विवश है, मजबूर है। डोनाल्ड ट्रंप भांजी मार रहे हैं, लेकिन JD वांस लग रहा है तो समझौता होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इस बीच में ईरान तैयारियां कर रहा है। जो पुल तोड़ा था ना, उसने बना के 4 दिन में दिखा दिया, देखो तुमने तोड़ा था ना बम से, बन गया हमारा पुल, उस पर ट्रैफिक चालू हो गया। वो रेल का एक पुल तोड़ा था वो भी चालू कर दिया 4 दिन में ईरान ने। हम तो चीन को ही समझते थे क्विक है, कर दिया। चीन से हथियार आ रहे हैं, ऐसी खबर CNN ने छापी है कि बहुत सारे मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम वाले हथियार चीन सप्लाई कर रहा है इनको, ईरान को। अब वो लोडिंग होते देखे गए। अब ये कितना सही है गलत है पता नहीं, हो सकता है CNN इस खबर को प्लांट कर रहा हो ताकि बातचीत तोड़ने का बहाना मिले,
इसमें भी कहीं ना कहीं से इजराइल का इन्वॉल्वमेंट हो। बहरहाल जो भी है, ईरान का पूरा कंट्रोल है सिचुएशन पे और अपने खुद के दिमाग पे भी। इनके भड़काए में नहीं आ रहा है और वो जानता है कि मैं शांति प्रक्रिया से भी बहुत कुछ हासिल कर लूँगा। कुछ नहीं तो बैठे बिठाए उसका धंधा तो चालू हो ही गया। तो ईरान ने बता दिया कि सभ्यताएं जब सदियों में पनपती हैं तो दिमाग भी विकसित होता है। ईरान का आईक्यू कितना है, या पढ़ लीजिएगा गूगल करके, वहाँ के लोगों का, वहाँ की औसत आयु कितनी है, हमारे देश से भी तुलना करके देख लीजिएगा। तो ये है कहानी पहले दिन के निगोशिएशंस की, पहले दिन की बातचीत की। आगे कहाँ जाएगा मामला? मेरा अनुमान है कि बातचीत कामयाब होगी। मेरा अनुमान है कि काफ़ी हद तक ईरान बहुत कुछ लेकर यहाँ से उठेगा, एक विजेता की तरह लौटेगा। ईरान की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका की इस इलाके में भद्द पिट चुकी है, जो पिटी रहेगी। और इजराइल चू चपड़ अब ज़्यादा करेगा तो ईरान की मिसाइल खाएगा। और अमेरिका जानता है कि इजराइल के चक्कर में अब जाने का नहीं, क्योंकि एक्सपोज हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने उल्लू बना के यहाँ पे फंसाया था। तो दोबारा तो वो गलती करेगा नहीं। पीछे से इजराइल को कितनी मदद देगा नहीं देगा पता नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस बात का विरोध शुरू हो गया है कि यहाँ तक कि उनके आयरन डोम को भी अमेरिका को मदद नहीं करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत कुछ हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है इस सब के पीछे एक दिमाग है और वो दिमाग है ईरान का दिमाग। नमस्कार, जय हिंद।